हेलो हेलो, जय हिंद दोस्तों। यूपी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं निकेश यादव आज आप लोगों के सामने पुनः जो आप लोगों की हाइड्रोलिक्स की क्लास है उसको लेकर आ चुका हूं, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे। उस यूनिट में हमारा जो लेक्चर नंबर 4 इसके पहले हो चुका है, जिसमें कि हम लेक्चर नंबर 4 में जो चीजें हमने पढ़ा था, कुछ चीजें जैसे कि हमने एक आपका डेरिवेशन करके एक आपका फॉर्मूला एक चीज निकाली थी, जो कि आपका आया था डी थीटा, आपका आया था डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू डी यू अपान डी वाई, जिसमें कि हम इसे बोल रहे थे डिफॉर्मेशन ऑफ, हम लोग बोल रहे थे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एंगुलर डिफॉर्मेशन। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। हिंदी में अगर बोला जाए इसे तो वेग प्रवणता बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? वेग प्रवणता बोल रहे थे। इतनी चीजें हमने पढ़ी थी, ये हमने निकाला था। जो कि ये आपका किसमें था? ये आपका विस्कोसिटी से रिलेटेड ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी कि श्यानता से रिलेटेड हम सारी चीजें पढ़ रहे थे। मैंने उसमें बताया था कि जो हम लोग इसके क्लास, इसके बाद वाली जो क्लास करेंगे, उस क्लास में हम जो आपका नियम होता है, न्यूटन का श्यानता नियम जो होता है, उसके नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लिखेंगे कि विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हमसे क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी हिंदी में अगर बोला जाए तो न्यूटन का श्यानता नियम, न्यूटन का श्यानता नियम ये हमसे क्या कहता है? हमने इसके पहली क्लास में जाना था कि जो हमारे आपके फ्लूइड होते हैं वे कैसे तैरते हैं। फ्लूइड में आपके जो लिक्विड होते हैं वे अगर बहते हैं, यानी कि जब वो गति करते हैं तो वे विभिन्न परतों के रूप में गति करते हैं। क्या करते हैं? वे क्या करते हैं? विभिन्न परतों के रूप में गति करते हैं। तो इस स्थिति में जो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये हमसे क्या कहता है? ये बोलता है कि किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला, क्या किन्हीं दो परतों के बीच कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस उसमें शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है। क्या बोलता है? शियर स्ट्रेस, जिसे हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं, बोलता है कि दो आपकी परतें हैं, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपान डी टी होता है। यानी कि ये बोलता है कि आपका, मान लीजिए ये आपका सॉलिड सरफेस है। क्या है? सॉलिड सरफेस है, और ऊपर आपका यहां से द्रव बह रहा है। यहां से आपका मान लीजिए कोई लिक्विड है जो आपका फ्लो कर रहा है। तो इस स्थिति में तो मान लेते हैं कि एक परत इसकी ए है और एक परत इसकी ये है। हम ये भी बात जानते हैं कि जैसे जैसे अगर आपका कोई नदी में अगर मान लीजिए कि आपका क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, पानी बह रहा है, तो स्थिति में हम लोग नदी के बॉटम से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे आपका जो परतों के रूप में आपका जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है? तैर रहा है। क्या कर रहा है? बह रहा है, यानी कि गति कर रहा है। ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी। क्या होगी? ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। यानी कि इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा। रिलेटिव मोशन होगा तो उस स्थिति में जो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये हमसे यही बात बोलता है कि किन्हीं दो आसन, क्या जो उसकी जो जो उसकी मुख्य भाषा है वो किस लैंग्वेज में बोलता है कि दो आसन, क्या बोलता है कि दो आसन
परतों के बीच कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस शियर स्ट्रेन के समानुपाती होता है। क्या बोलता है? बोलता है कि दो परतों के बीच इसका मतलब कि ये वाली परत और यहाँ एक परत होगी, इनके बीच नहीं। बोलता दो आसन्न परतें, मतलब दो आसन्न परतें मतलब आपस में जो एक दूसरे के क्या एकदम करीब हो और दोनों एक दूसरे से सट के बह रही हो, तो बोलता है उनके बीच कार्य करने वाला शियर स्ट्रेस, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका कर्तन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तन प्रतिबल बोलते हैं या फिर कर्तन बल बोलते हैं। तो वो कर्तन बल, उसमें जो आपकी कर्तन विकृति आती है उसके समानुपाती होता है। तो इसे अगर हम लोग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि दो आसन्न परतों के बीच दो आसन्न परतों के बीच कर्तन बल या कर्तन प्रतिबल, कर्तन बल आपकी कर्तन विकृति के समानुपाती होता है। कर्तन विकृति के समानुपाती होता है, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि जो कर्तन बल होता है उसे हम लोग किससे? टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये हमसे बोल रहा है कि ये इसके क्या है? समानुपाती है। तो क्या आपका समानुपाती इसमें? डी थीटा अपान डी। इस स्थिति में टाउ बराबर जहां आपका एक स्थिरांक लग जाता है जिसे हम लोग म्यू बोलते हैं, डी थीटा अपान डी टी हो जाता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे कि कौन सा पद क्या है। क्या? अब हम लोग इसमें जानेंगे कि आपका इसमें कौन सा पद क्या है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा टाउ होता है ये हमारा शियर स्ट्रेस होता है, शियर स्ट्रेस होता है। और आपका जो म्यू होता है, म्यू जो है हमारी, ये हमारी विस्कोसिटी होती है। विस्कोसिटी और डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी से बोलते हैं। अभी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा तो इसके बाद में काइनेमेटिक विस्कोसिटी पढ़ाऊंगा, तो उस स्थिति में कुछ लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, डायनामिक विस्कोसिटी क्या है। इसमें वो लोग कंफ्यूज होते हैं। यानी कि जो आपकी श्यानता है वो श्यानता ही आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है, लेकिन जब अभी काइनेमेटिक विस्कोसिटी बताऊंगा तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और इसके बाद जो डी थीटा अपान dt है, ये हमारा क्या है? ये हमारा शियर स्ट्रेन है, शियर स्ट्रेन है। लेकिन एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो इसके पहले हमने आपका संबंध अगली क्लास में निकाला था, डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू डी यू अपान डी वाई। क्या हम लोग डी थीटा अपान डी टी इज इक्वल टू डी यू अपान डी वाई, तो स्थिति में हमने इसे वहां पर समीकरण 1 माना था। तो हम लोग अब बोलेंगे कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो उस स्थिति में क्या हम डी थीटा अपान डी टी के जगह पर डी यू अपान डी वाई लिख सकते हैं? क्या डी थीटा अपान डी टी के जगह पर डी यू अपान डी वाई लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कर देंगे टाउ इज इक्वल टू आपका म्यू, जो आपका म्यू क्या है? म्यू आपकी विस्कोसिटी है, डी यू अपान डी वाई। अब हम तो यहां पर जानते हैं कि जो आपका टाउ है ये आपका शियर स्ट्रेस है, जो आपका म्यू है ये आपका है विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी। इसके बाद जो आपका डी यू अपान डी वाई है, तो ये क्या है? ये हम लोग जानते हैं
कि du अपॉन dy इज इक्वल टू आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट हिंदी में बोला जाता है वेग प्रवणता। वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता क्या बोला जाता है? वेग प्रवणता बोला जाता है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी कि आपका जो न्यूटन विस्कोसिटी वाला लॉ है वो हमसे क्या बोलता है। वो बोलता है कि किन्हीं दो आसन्न परतों के बीच कार्य करने वाला कर्तन बल कर्तन विकृति के समानुपाती होता है। तो हमने लिखा कि टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डी थीटा अपॉन डी टी है वो आपका कर्तन विकृति है या फिर रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन है, उसी को हम लोग कर्तन विकृति बोलते हैं। अब आगे जो है इसे हम लोग क्या टाउ बराबर, अब आपका यहाँ पर एक आपका स्थिरांक आ गया जो कि आपका म्यू है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं डायनामिक आपका विस्कोसिटी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी बोल सकते हैं। उसके बाद टाउ हम जानते हैं कि शियर स्ट्रेस होता है और डी थीटा अपॉन डी टी जो होता है वो आपका शियर स्ट्रेन होता है। इसके बाद एक चीज और हम लोग जानते हैं कि जो आपका डी थीटा अपॉन डी टी बराबर डी यू अपॉन डी वाई होता है, यानी कि शियर स्ट्रेन के बराबर आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो हम लोग हमने इसे निकाला था, तो वहां पर मैं बोला था कि वहां पर समीकरण 1 कर देंगे इसके पिछली क्लास में। तो हमने यहाँ पर समीकरण 1 से, तो हम यहाँ पर लिखे कि समीकरण 1 से, तो हमने इस वाले आपका जो ये वाला फार्मूला आया था, इस फार्मूले में हमने डी थीटा अपॉन डी टी के जगह पर हमने क्या किया, इसको टाउ बराबर आपका म्यू डी यू अपॉन डी वाई लिख दिया, जहां पर हम जानते हैं कि डी यू अपॉन डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। अब हम लोग चलते हैं आपका म्यू को निकालेंगे यहां से, और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बाद इसके फार्मूले के बारे में और इसका एसआई पद्धति में क्या इसका मात्रक होता है, यूनिट होती है, और इसकी एमकेएस पद्धति में और सीजीएस पद्धति में सारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। आगे की चीजें ये आपकी जो चीजें रहेंगी ये आपकी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ही रहेंगी, लेकिन मैं इसको मिटा रहा हूं क्योंकि थोड़ी सी जगह की कमी है। अब हमें क्या मिला था, जो हमें मिला था आपका टाउ बराबर म्यू डी यू अपॉन डी वाई हमें प्राप्त हुआ था। तो क्या हम अगर म्यू को अगर इधर ला दें, अगर हम म्यू को इधर लाएं तो ये आपका टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई नहीं होगा। आप कहेंगे बिल्कुल होगा, क्या आप बोलेंगे कि बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। तो अगर हम लोग इसकी यूनिट के बारे में बात करें, सबसे पहले हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, एसआई में। उसके बाद तो टाउ, टाउ को हम लोग जानते हैं कि आपका क्या स्ट्रेस है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसमें यूनिट आपकी आपका टाउ है, टाउ का मतलब होता है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और आपका डीयू है, डीयू यानी कि वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का आपका क्या होता है मीटर पर सेकेंड होता है, ये आपका क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद आपका डी वाई है, तो डी वाई का आपका क्या हो जाएगा, डी वाई का भी आपका हो जाएगा मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। यानी कि ये आपका जो है ये और ये एक दूसरे से क्या करेंगे कट जाएंगे, क्या करेंगे कट जाएंगे। अब क्या होगा, अब अगर हम इन्हें देखिए, मैं पूरा अच्छे तरीके से करूंगा ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गए, और ये जो आपका है आपका बच गया एक तरह से 1, और ये आपका बचा सेकेंड, और फिर उसके बाद नीचे आपका कुछ बचा ही नहीं। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, ये जो आपके बीच वाले होते हैं इनका मल्टीप्लाई इनसे करते हैं, इनका मल्टीप्लाई इनसे करते हैं, तो ये हमारे क्या आ जाते हैं, हमारे ये आ जाते हैं आपके न्यूटन, ये आपका सेकेंड जो है ये आपका ऊपर चला जाएगा, और यहां पर जो आपका मीटर स्क्वायर है ये आपका नीचे आ जाएगा।
इस स्थिति में ये इसका बनेगा फार्मूला। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हम लिख करके नहीं, हमने समझाने के लिए ये सारे काम किए हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर आपका पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। तो इस स्थिति में हम लोग यहां पर अगर इसके स्थान पर आपका पास्कल लिख दें, आपका बच जाएगा सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा पास्कल इंटू सेकेंड। यानी कि इस चीज को हम लोग पास्कल इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पास्कल इंटू सेकेंड भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, ये सारी चीजें मैं यहां पर मिटा देता हूं। अब अगर मैं चाहूं कि इनको हम एमकेएस पद्धति में बदलें, इसका जो मात्रक होता है एमकेएस पद्धति में क्या होता है, एमकेएस पद्धति, इसको मैं अच्छे तरीके से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके जो आपके एसएससी जेईई के जो एग्जाम होते हैं, आरआरबी जेईई के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। और लोग क्या करते हैं, याद नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता क्या है, कैसे निकाला गया, ये कैसे आ गया। सो दैट ये सारी चीजें मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को निकलवा रहा हूं, ताकि आप लोगों को ये याद होती जाए प्रॉपर। अब पास्कल इंटू सेकेंड हो गया। अगर हम लोग यहीं पर अगर एमकेएस पद्धति में देखते हैं, एमकेएस यानी कि जो लंबाई को मापेंगे वो आपका मीटर में होगा, और जो आपका द्रव्यमान को मापेंगे वो किलोग्राम में होगा, और जो आपको समय को मापेंगे वो हमारा सेकेंड में होगा। तो अगर इसके लिए अगर हम यूनिट देखें तो हम जानते हैं कि जो न्यूटन होता है, न्यूटन हमारा F इज इक्वल टू एम ए होता है। तो ये इसी का मात्रक आपका न्यूटन होता है। तो यानी कि इस स्थिति में जो आपका ये आपका यम द्रव्यमान है, इसको हम लोग किलोग्राम लिख सकते हैं, और ये आपका त्वरण है, यानी कि इसे हम लोग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। तो इस स्थिति में हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम, हम यहां से करते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद अब ये आपका नीचे क्या है, मीटर स्क्वायर है। तो एक मीटर से आपका एक मीटर चला गया, तो इस स्थिति में आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आपका न्यूटन के यहां पर ये आपका सेकेंड भी था, यहां पर आपका क्या था, यहां पर ये आपका यहां पूरा यहां पर आपका सेकेंड था। तो उस स्थिति में ये आपका आ जाएगा किलोग्राम वही रहेगा, और ये आपका सेकेंड स्क्वायर है, ये इसके बटे में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा। तो इस स्थिति में ये आपका हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा मीटर, और जो आपका ये है यहां पर एक और सेकेंड है, ये तो यहीं पर इसका ऊपर रहेगा। तो इस स्थिति में एक सेकेंड से ये कट गया, तो यानी कि इसका मात्रक आपका आ गया किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। क्या आ गया, किलोग्राम, जो एमकेएस पद्धति में आपका विस्कोसिटी म्यू का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हमें इसको याद रखना है तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, जैसे कि आपकी ट्रिक क्या है, कुछ ये, जैसे हम जानते हैं कि एक हम ट्रायंगल बनाएंगे, हम जानते हैं एमकेएस, अगर आपका एमकेएस है तो यहाँ पर एम के और एस, इस स्थिति में आपका के से क्या हो जाएगा किलोग्राम, और यम से आपका क्या हो जाएगा मीटर, इनटू हमारा सेकेंड हो जाएगा। यही हमें क्या याद रखना है कि हमें ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल में एक आपका यम के यस लिखेंगे, जिसमें कि किलोग्राम आपका ऊपर रहेगा, अपान में मीटर इंटू सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसको याद रखते हैं, क्या करते हैं, इसको हम लोग याद रखते हैं।
तो पहला फार्मूला इसका जो एसआई पद्धति में आया था वो आपका आया था न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। दूसरा इसी में आपका एसआई पद्धति में पास्कल इंटू सेकेंड आ गया था। और जो आपका तीसरा हमने एमकेएस पद्धति में निकाला वो उसका आया किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड आया, किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड आ गया। अब अगर हम लोग इसी का फार्मूला अगर सीजीएस पद्धति में सीजीएस पद्धति में निकाले तो क्या होगा? सीजीएस पद्धति में तो हम इसके यूनिट की बात करते हैं। सीजीएस पद्धति का मतलब कि आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सीजीएस का मतलब है कि जो लंबाई हो वो सेंटीमीटर में हो और जी का मतलब जो आपका द्रव्यमान हो वो ग्राम में हो और यस का मतलब जो आपका समय हो वो सेकेंड में हो। आई थिंक यहां तक जो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी वन बाय वन में स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे मैं चीजों को बताना चाह रहा हूं और बता भी रहा हूं। तो अब इसकी यूनिट क्या होगी? तो हम लोग इसी से इसकी यूनिट बनाते हैं, यानी कि जो आपका यहां पर है किलोग्राम और ये मीटर इंटू सेकेंड। इसको अगर हम लोग बदले तो किलोग्राम को अगर ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो इस स्थिति में हम लोग लिख सकते हैं कि 1000 ग्राम। मीटर को हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदले तो आपका कितना आ जाता है? आपका आ जाता है 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में। तो ये आपका क्या आ गया? सेंटीमीटर आ गया। और जो आपका सेकेंड है, सेकेंड का आपका सेकेंड ही रहेगा। तो ये आपका 2 से 2 जीरो कट जाएंगे, यानी कि 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। और अब हमें एक चीज और पता चल रही है कि हमने जो आपका यूनिट निकाला है 1 किलोग्राम पर मीटर सेकेंड से निकाला है और वो हमें प्राप्त हुआ है कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। यानी कि हम लोग एक चीज लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये मैं बता दूं कि जो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड होता है ये आपका 1 ट्वाइस के बराबर होता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्वाइस भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे? हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिखेंगे तो ये आपका बराबर में दिख जाएगा। इसे हम ऐसे करके आपका ट्वाइस में भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक ट्वाइस भी होता है। तो इसे हम लोग आपका लिख सकते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड बराबर आपका होता है 1 ट्वाइस। क्या होता है? 1 ट्वाइस होता है। अब एक चीज और निकल के आई कि हमने जो पहले मैं आपको समझाना चाह रहा था कि 1 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड से हमने निकाला है आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो 1 किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड हमने पाया कि 10 ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड होता है। यानी कि अगर हम लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आपका 10 ट्वाइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि जो आपका ट्वाइस है वो आपका ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड है। ये भी बात आपकी हो सकती है सही। आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर मीटर इंटू सेकेंड बराबर आपका 10 ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड है। ये भी बात आपकी सही हो सकती है। यानी कि ये जो सारी चीजें हैं वे हमें याद रखनी है। यानी कि जो आपकी विस्कोसिटी के जितने भी आपके फार्मूले आ गए अगर मैं उनको एक तरफ लिखूं तो वे आपके क्या हो जाएंगे? एक तरफ मैं इधर ही लिख देता हूं, आपका ज्यादा कुछ मिटाऊंगा नहीं, कि सबसे पहले अगर मैं लिखूं तो विस्कोसिटी का फार्मूला है, विस्कोसिटी के यूनिट है विस्कोसिटी, ये है सबसे पहले आपका एमकेएस में, एमकेएस आपका एसआई पद्धति में सबसे पहले क्या आया? एसआई पद्धति में हमारा आया है न्यूटन
सेकेंड आपका पर मीटर स्क्वायर। दूसरा इसी एसआई पद्धति में आपका दूसरा आया है पास्कल इंटू सेकेंड आया है। उसके बाद जो आपका एमकेएस पद्धति में आया, एमकेएस पद्धति में हमारा क्या आया है, आपका आया है किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकेंड आया है। और आपका सीजीएस पद्धति में क्या आया है, सीजीएस पद्धति में आया है आपका ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड आया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्वाइज भी बोलते हैं। आई थिंक यहां तक की जो यूनिट वाली चीजें हैं ये आप लोगों को कवर हुई होंगी। अब अगर हम चाहें कि इसकी जो आपका डायमेंशन यानी कि इसकी जो बीमा होती है उसको निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। डायमेंशन हमारी क्या हो जाएगी, डायमेंशन के लिए हम फार्मूला लेते हैं, फार्मूला एमकेएस पद्धति वाला ले लेते हैं, हमारा क्या किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड ये होता है। तो किलोग्राम को हम लोग किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। मीटर को हम लोग किससे दर्शाते हैं, यानी कि एल से। आपका सेकेंड को हम लोग किससे दर्शाते हैं, टी से। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी एम एल माइनस वन एंड टी माइनस वन। आप कहोगे कि एल माइनस वन कैसे हो गया टी माइनस वन, तो बोलूंगा कि एल को जब हम ऊपर ले जाए तो आपकी घात में माइनस वन हो गया, अगर टी को ऊपर ले जाए तो आपका घात में माइनस हो गया, यानी कि ये आपका विस्कोसिटी की यूनिट है। इसकी श्यानता की यूनिट है। डायनामिक विस्कोसिटी बोल लीजिए या फिर विस्कोसिटी से बोल लीजिए। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को जो है वो समझ में आ गई होंगी। अगर अब हम क्या करते हैं कि हमने जाना कि एसआई पद्धति में इसके क्या मात्रक होते हैं विस्कोसिटी के, एमकेएस में क्या होते हैं, सीजीएस में क्या होते हैं, ये सारी चीज हमने जान ली। एक चीज और हमने जो जानी यहाँ पर आपका कि आपका एक किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू आपका 10 पॉइज होता है। और आपका जो एक पॉइज होता है ये आपका होता है आपका ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकेंड के बराबर होता है। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, उसके बाद दूसरी चीज इसके मात्रक क्या होते हैं, इसमें आपका डी थीटा अपान डी टी क्या है, डी यू अपान डी वाई क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं अच्छे तरीके से। आई थिंक इसमें आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब हम लोग चलते हैं कि हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। जैसे जब हम लोग हाइड्रोलिक्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि हाइड्रोस्टैटिक्स, आपका हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। क्या बोला था कि हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोकाइनेमेटिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। उसी प्रकार जैसे हमने यहां पर बोला कि आपकी डायनामिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी हमारी म्यू होती है, उसे हमने कहां से निकाला, जो आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी था वहां से हमें म्यू प्राप्त हुआ। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी कि हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम लोग तरल लेते हैं। ये हम एक बर्तन हमने ये लिया और एक दूसरा बर्तन हमने ये लिया, इसमें हमने वाटर डाल दिया। ये भी आपका लिक्विड है यानी कि तरल है, जिसमें हमारा क्या है, वाटर है। और एक और हमने बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने जो डाला वो हमने डाला आपका ग्लिसरीन डाल देते हैं। ग्लिसरीन नहीं, शहद ले लेते हैं। क्या करते हैं, शहद ले लेते हैं, क्योंकि शहद को आप लोग अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे, आपने देखा है। ठीक है, शहद में क्या होता है, शहद की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है, लगभग 13,600
किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपकी इसकी डेंसिटी होती है। ये हमारी क्या हो गई, शहद हो गई। क्या हो गई हमारी, शहद हो गई। अब क्या करते हैं हम, ये काम क्यों कर रहे हैं, हम डायनामिक आपकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है उसको समझने के लिए। अब हम क्या करते हैं कि इसमें आपका सेम द्रव्यमान का, द्रव्यमान सेम होगा, सेम द्रव्यमान के और सेम आकार के दो आपके, मान लीजिए कोई आपके इटकिल्ले हो गए या फिर आपकी कोई ग्रेवल हो गई, गिट्टी हो गई, उसको हम लोग फेंक रहे हैं, इसमें फेंका और इसमें फेंका। तो उस स्थिति में हम देखेंगे कि जो वाटर होगा, वाटर आपका ज्यादा दूरी तक क्या करेगा, फैलेगा। क्या करेगा, ज्यादा दूरी तक फैलेगा, यानी कि इसमें जो विक्षोभ उत्पन्न होगा वो ज्यादा उत्पन्न होगा। विक्षोभ का मतलब डिफॉर्मेशन, अगर इसको तेजी से गिराएंगे तो पानी आपका ज्यादा तेजी से हटेगा, ज्यादा तेजी से इधर उधर जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं कि अगर इस वाले में अगर वही हम लोग शहद में अगर डालें तो उतनी तेजी से ये क्या करेगा, ये उतनी तेजी से इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा, या फिर जो आपकी शहद होगी उतनी तेजी से दूर तक नहीं फैलेगी। यानी कि क्या कर रही है, यानी कि जो आपका ये आ रहा है ऊपर से आपका गिर रहा है, जो आपका ग्रेवल थी, ग्रेवल आपके ऊपर से गिर रही है, ये इसमें विक्षोभ उत्पन्न करना चाह रही है, ये उसका विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा विरोध कर रहा है, और इसकी डेंसिटी कम है ये तो कम विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ये इसका ज्यादा विरोध करेगा, जो आपकी गिट्टक गिरेगी, ग्रेवल गिरेगी, और वही ग्रेवल और वही गिट्टक यहाँ पर गिरेगी तो यह उसका कम विरोध करेगा। तो उस स्थिति में जो आपका पानी होगा वो ज्यादा दूर तक छिटकेगा, जो आपका वाटर होगा वो ज्यादा दूर तक छिटकेगा, यानी कि उसमें ज्यादा विक्षोभ उत्पन्न होगा। और दूसरी तरफ यही जो मैं आपका शहद में रहेगा तो शहद आपकी जो क्या होती है, डेंस होती है, तो इस स्थिति में उसको ये क्या करेगी, उसका ये ज्यादा विरोध करेगी, ज्यादा विरोध करेगी तो वो क्या करेगा, वो आपका थोड़ा सा ही विक्षोभ होगा, कम विक्षोभ होगा। यानी कि अगर हम लोग परिभाषा इसकी बोले कि आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, तो आप हम लोग कुछ इस प्रकार बोल सकते हैं कि तरल का वह गुण या फिर वह एबिलिटी या वह योग्यता जो उसमें उत्पन्न करने वाले विक्षोभ का क्या कर सकती है, विरोध करती है, उसे हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर इसको देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि तरल का वह गुण, तरल का वह गुण जो उसमें उत्पन्न विक्षोभ का विरोध करता है उसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। कौन सी विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। और इसे हम लोग न्यू से दर्शाते हैं, किससे, इसे क्या बोला जाता है, इसे न्यू से दर्शाते हैं। इसके पहले जो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी थी उसे हमने म्यू से दर्शाया था, इसे हम लोग किससे दर्शाएंगे, न्यू से दर्शाएंगे। किससे दर्शाएंगे, न्यू से दर्शाएंगे। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहा हूं, कि क्या आपकी डायनामिक विस्कोसिटी होती है, क्या आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है। डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती थी कि
जब आपका फ्लूइड क्या कर रहा हो, तैर रहा हो या फिर गति कर रहा हो, तो फ्लूइड के अंदर का वह गुण जो उसमें एक आपका आंतरिक विरोध उत्पन्न कर देता है, यानी कि आपका कोहेजन बॉन्ड जो होता है वही क्या करता है, उसमें आंतरिक आपका विरोध उत्पन्न कर देता है, उसे ही हम लोग विस्कोसिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? विस्कोसिटी बोलते थे। यहां पर भी कोहेजन ही कारण है, लेकिन यहां पर आपकी जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, वहां आपका जो पानी है वो आपका स्थिर अवस्था में यहां पर था, लेकिन जब क्या हो रहा है उसमें ग्रेवल, गिट्टर या फिर कोई भी आपका टुकड़ा या फिर कांच का टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा गिरा रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है, वह टुकड़ा गिराने पे यानी टुकड़ा जब आपका गिर रहा है तो उसमें विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है। तो उस विक्षोभ को कितना आपका वाटर रोक सकता है, वाटर को जो विक्षोभ आपका, वाटर की जो आपका गुण है जो उसको रोक रहा है, उसी गुण को हम लोग आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। अब अगर हम क्या करते हैं, इसे हमने न्यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हमने डायनामिक विस्कोसिटी थी या फिर विस्कोसिटी थी, उसे हमने म्यू से डिनोट किया था, जो कि आपकी कुछ इस प्रकार होती थी, लेकिन हम लोग इसे न्यू से डिनोट करते हैं, जो कि आपकी कुछ इस प्रकार होती है। इसमें अब हम एक चीज जानते हैं, इसे इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक चीज लिखेंगे कि आपकी डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तथा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, आपका डायनामिक विस्कोसिटी तथा डेंसिटी के अनुपात को, डेंसिटी के अनुपात को काइनेमेटिक डेंसिटी कहते हैं, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी कहते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी, यानी कि हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि न्यू बराबर आपका न्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेंसिटी, यानी कि डी या फिर रो से हम लोग डिनोट करते हैं। तो म्यू बराबर, हम लोग आपका जो म्यू बराबर होता है वो हम लोग जानते हैं कि आपका टाउ अपॉन, जो आपका म्यू होता है, म्यू आपका होता है टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई, पूरे के अपान में आपका डेंसिटी है। क्या हो गया? डेंसिटी है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको लिख सकते हैं कि न्यू बराबर आपका आ जाएगा, न्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, टाउ है। तो अगर हम लोग इसको करेंगे, देखिए अगर हम लोग टाउ है तो टाउ के बटे में अगर हम लोग एक करते हैं, क्या करते हैं, एक करते हैं। एक करने के बाद अगर हम लोग डी यू अपॉन डी वाई पहले करते हैं, तो इस स्थिति में जो आपका ये, तो आपका इनका पास वालों का गुणा हो जाएगा, इनका ऊपर, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएंगे, यानी कि आपका हो जाएगा टाउ इंटू डी वाई अपान आपका डी यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी यू हो जाएगा। तो उस स्थिति में आपका नीचे क्या है, नीचे आपका है, यहां पर आपका डी था, तो डी है आपका, यानी कि जो आपकी डेंसिटी है, तो इस स्थिति में ये हमारा क्या हो जाएगा, टाउ डी वाई, ये आपका हो जाएगा डी यू इंटू आपका डी हो जाएगा, जहां की आपकी ये आपका क्या है, ये आपका डेंसिटी है। अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी कि डी यू अपॉन डी वाई कर दिया जाए, तो ये आपका क्या हो जाता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट हो जाता है, ये आपका टाउ होता है। मुझे जो फार्मूला लिखना है, यहां तक मुझे जाना ही नहीं है। क्या करना है? यहां तक मुझे जाना ही नहीं है, इसे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें बस यहां तक जो चीजें हैं उनको लिख देनी है। यहां तक की जो चीजें हैं, ये हमें यहां से यहां तक की जो चीजें हैं लिख देते हैं, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि आपका ये जो है, इसे हम लोग न्यू बोलते हैं। न्यू हमारा क्या है, आपका है काइनेमेटिक विस्कोसिटी,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और आपका म्यू जो है, म्यू है आपका डायनामिक विस्कोसिटी, म्यू आपका क्या है, वो डायनामिक विस्कोसिटी है, और जो आपका डी है, डी आपका डेंसिटी यहाँ पर है। इसे यहाँ पर हमने रो से भी आगे दर्शाया था, यानी कि डेंसिटी को हम लोग रो से भी दर्शा सकते हैं और आपका डी से भी दर्शा सकते हैं। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। अब अगर हम इनका मात्रक देखें कि इनका मात्रक क्या होता है, तो न्यू का मात्रक, पहले मतलब यूनिट हम लोग एसआई में देख लें, इनकी एसआई यूनिट या फिर जो इनकी एमकेएस यूनिट होती है वो इनकी सेम होती है। और म्यू की जो आपकी एमकेएस यूनिट होती है वो हम लोग जानते हैं, इसकी यूनिट जो म्यू की जो एमकेएस यूनिट होती है ये आपकी होती है किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड होती है। और डेंसिटी की क्या होती है, डेंसिटी की आपकी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्या होती है, डेंसिटी की आपकी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पहले यहां से और ये इनसे आपस में दोनों, ये दोनों आपस में कट जा रहे हैं। तो ये आपका ऊपर हो जाएगा मीटर आपका जाएगा, तो ये आपका मीटर से भी एक मीटर कटेगा, यानी कि आपका यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका मीटर स्क्वायर जब आपका ऊपर जा रहा है तो यानी कि यूनिट इसकी क्या आ रही है, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे आपका बच जाएगा सेकेंड। तो मीटर स्क्वायर इनटू आपका आ जाएगा सेकेंड। ये हमारा एमकेएस पद्धति में ये इसका म्यू का मात्रक है, जो आपका हम लोग लिख देते हैं यूनिट आपका मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड जो है आपका, ये आपका यूनिट है। मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड ये आपका किसका यूनिट है, ये आपका न्यू यानी कि आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो है उसकी एमकेएस पद्धति में इसकी यूनिट है। अगर हम लोग इसको सीजीएस पद्धति में बदलना चाहें तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा रफ कर देते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि सीजीएस पद्धति में। तो सीजीएस पद्धति में अगर हम यूनिट निकालेंगे, यानी कि जो आपका मीटर हो जाओ, जो उसकी लंबाई होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जो उसका द्रव्यमान होना चाहिए वो आपका किलोग्राम आपका ग्राम में होना चाहिए, और जो आपका उसका समय होना चाहिए वो सेकेंड में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका मीटर स्क्वायर है। अगर हमें मीटर को अगर हमें आपका सेंटीमीटर में बदलना हो तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से आपका मल्टीप्लाई कर देंगे, सेंटीमीटर कर देंगे, इसका स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर है। अब आपका सेकेंड का सेकेंड ही रहेगा। इससे ये क्या हो जाएगा, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 100 की पावर में आपका 2 आ जाएगा, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अपान में ये क्या आ जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर और लिखे तो ये आपका 10 की पावर 4 हो जाएगा, और ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू आपका सेकेंड आ गया। क्या आ गया, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड आ गया। आई थिंक ये चीज जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। तो हम लोग जानते हैं एक चीज और है कि इसमें जो आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड है, इसे हम लोग स्ट्रोक भी बोलते हैं, यानी कि एक सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू एक स्ट्रोक होता है। क्या होता है, एक स्ट्रोक होता है। अब तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग ये जो यूनिट निकाले हैं आपका एमकेएस पद्धति से निकाले, यानी कि मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड से, यानी कि एक मीटर जो आपका एक मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड बराबर जो होता है आपका 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड होता है। तो हम लोग ये बात और लिख सकते हैं कि एक मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड। ये आपका 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। उसके बाद और हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू एक स्ट्रोक होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड इज इक्वल टू
10 की पावर 4 आपका हो जाएगा स्टोक्स। क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा स्टोक्स। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, जिसमें कि जो आपकी मैं बताया था काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी, तरल का वह गुण थी जो कि उसमें अगर विक्षोभ उत्पन्न किया जाए तो उस विक्षोभ का क्या करती है? विरोध करती है। तरल की कोई एबिलिटी होती है, कोई योग्यता होती है, वह उसको क्या करती है? विरोध करती है। उसी को हम लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, जिसमें कि हम जानते हैं कि जो आपकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है वो आपकी डायनामिक विस्कोसिटी यानी कि म्यू और आपकी डेंसिटी दोनों के अनुपात के बराबर होती है। तो हम लोग आपका न्यू बराबर म्यू अपान डी लिख सकते हैं। तो हम जानते हैं कि इसमें आपका क्या हो गया? न्यू जो है, न्यू को हम लोग डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, म्यू आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं, जो आपका म्यू है म्यू को डायनामिक विस्कोसिटी बोलते हैं, डी को हमने डेंसिटी बोल दिया। एसआई यूनिट अगर निकाला तो हमने म्यू का हम जानते हैं कि किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकेंड हुआ था, क्योंकि इसके पहले मैं आप लोगों को एक ट्रायंगल बनाकर समझाया था कि अगर आपको न याद रहे तो एमकेएस पद्धति में इसकी जो होती है वो आप एम के और यस लिखते हैं। इसी प्रकार यह इसकी यूनिट हो जाती है केजी मीटर इंटू सेकेंड हो जाती है। क्या होती है? केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड आ जाती है। इसी प्रकार अगर हम इसका सीजीएस पद्धति में देखते हैं तो सीजीएस पद्धति में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, जहां पर आपका ये लिखा गया इसी प्रकार यहाँ पर ये आपका आ जाता सी जी यस, यानी कि ये आपका ग्राम हो जाता पर आपका सेंटीमीटर इंटू सेकेंड आ जाता। आई थिंक यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई रही होंगी। उसके बाद हमने क्या किया? यहां पर रखा डेंसिटी का मात्रक जानते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, तो यहां पर आपका केजी से केजी कट गया, मीटर से आपका अब यहाँ मीटर कटा तो मीटर स्क्वायर यहाँ बचा, तो इस स्थिति में आपका ऊपर आ जाएगा, दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? ऊपर वालों का ऊपर में मल्टीप्लाई होता है, बीच वालों आपका सबसे ऊपर और सबसे नीचे वालों का आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, और जो आपके बीच वाले होते हैं उनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया जाता है। तो सिस्टम में आपका मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो जाएगा। अब क्या होगा? इसकी यूनिट आपने क्या, ये आपका एमकेएस पद्धति में या फिर एसआई पद्धति में आपकी इसकी यूनिट यही होती है। अब अगर हम इसकी यूनिट सीजीएस पद्धति में बात करें तो हमें सीजीएस पद्धति का मतलब होता है कि आपका जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वो सेंटीमीटर में होनी चाहिए, जो आपका ग्राम यानी कि जो आपकी उसका वेट होना चाहिए, उसका द्रव्यमान होना चाहिए वो आपका ग्राम में होना चाहिए, जो आपका समय होना चाहिए वो सेकंड में होना चाहिए। तो हमने इसे आपका मीटर था, मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हम लोग जानते हैं, तो ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ये आपका हो गया। अब ये आपका 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड आ गया, और हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 स्ट्रोक होता है, यानी कि इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 1 स्ट्रोक बोलते हैं। तो अब 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड बराबर इज इक्वल टू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू सेकंड हो गया, क्योंकि हमने यहां से 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड से हमने यूनिट को हमने यहां से ही हमने उसको सीजीएस में बदला था, तो ये हमारा हो गया 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज इक्वल टू आपका 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड हो गया। तो 1 मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इज इक्वल टू 10 की पावर 4 स्ट्रोक्स हो जाएगा। आई थिंक यहां तक की जो चीजें हैं आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम जो आगे बढ़ते हैं, आगे जो चीजें हमें देखनी है तो वो चीजें हमें देखनी है वो हमें देखने हैं फ्लूइड के टाइप्स, जैसे कि हमें आपके फ्लूइड के जो आपके प्रकार होते हैं वो तो बहुत सारे प्रकार के आपके फ्लूइड होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 2 ही फ्लूइड पढ़ने हैं, लेकिन जो कि आपके एसएससी जेईई के एग्जाम में और अदर एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं, उन सारे फ्लूइड्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। कुछ फ्लूइड्स के बारे में आज बात करेंगे, कुछ फ्लूइड्स के बारे में अगले लेक्चर में हम लोग बातें करेंगे। जैसे कि सबसे पहले जिसे हम लोग रियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोलॉजी। फ्लूइड के जो बिहेवियर होते हैं, फ्लूइड के बिहेवियर्स के आधार पर उनको हम लोग बांटते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं, किनके अंदर डायनामिक विस्कोसिटी पाई जाती है, किनके अंदर डायनामिक विस्कोसिटी नहीं पाई जाती है, किनके अंदर आपका
मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, किन के अंदर नहीं होती है, कौन से संपीड्य होते हैं, कौन से असंपीड्य होते हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में हमें बातें करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग बातें करें बच्चों, तो हम लोग बात करेंगे आपका फ्लूइड, पहला फ्लूइड हम लोग करेंगे आपका रियल फ्लूइड के बारे में हम लोग बातें कर लेते हैं। रियल फ्लूइड ये क्या होते हैं? रियल फ्लूइड क्या होते हैं, यानी कि वास्तविक तरल क्या होते हैं? तो हम लोग बोलेंगे कि जितने भी आपके प्रकृति में पाए जाने वाले सभी फ्लूइड को ही हम लोग रियल फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाले सभी फ्लूइड को ही हम लोग रियल फ्लूइड बोलते हैं, यानी कि वाटर हो गया, आपके कैरोसिन हो गए, ग्लिसरीन हो गया, इतने जो भी सारे हैं, मिट्टी के तेल हो गए, आपके पेट्रोल हो गए, डीजल हो गए, ये सारे हमारे फ्लूइड कहलाते हैं, रियल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? रियल फ्लूइड के अंतर्गत आते हैं। अगर हम लोग, क्या मैं बोला कि जो आपका रियल फ्लूइड होता है वो क्या होता है कि हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले सभी फ्लूइड को ही हम लोग रियल फ्लूइड कहते हैं। और मैं जब विस्कोसिटी पढ़ा रहा था तो मैं बताया था कि जितने भी फ्लूइड हमारे होते हैं सभी फ्लूइड में आपकी विस्कोसिटी पाई जाती है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे जितने भी फ्लूइड होते हैं सभी फ्लूइड हमारे वर्चुअली कंप्रेस होते हैं, यानी कि दबते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दबते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा नहीं दबते हैं मगर दबते हैं, यानी कि अगर उन पर हम प्रेशर लगाएं तो उनके आयतन में कमी होती है। जब आयतन में कमी होगी तो उनकी डेंसिटी बढ़ती है। आई थिंक ये चीज आप लोगों को दो चीज में बताया। उसके बाद जो इनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, इनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ होती है, जरूर होती है। क्या होती है? इनकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है ये कुछ होती है। इनके अंदर सरफेस टेंशन पाया जाता है। सरफेस टेंशन क्या होता है मैं बताऊंगा। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि जब कभी आप लोग ब्रश करने जाते हैं तो ब्रश को अगर आप लोग क्या करते हैं, पानी में अगर डुबाते हैं तो ब्रश क्या करता है, सिकोड़ लेता है, यानी कि उसमें एक प्रकार का आपका तनाव बल, टेंसाइल फोर्स काम करता है। ये मैं सरफेस, जो आपका सरफेस टेंशन है इसके बारे में आगे बात करूंगा, यानी बस इतना जान लीजिए कि इसमें सरफेस टेंशन भी होता है। क्या होता है? वर्चुअली कंप्रेस होते हैं, सरफेस टेंशन इनके अंदर होता है। वर्चुअली कंप्रेस का मतलब अगर लिक्विड रहेगा तो वर्चुअली कंप्रेस होगा, अगर आप लोगों का वहीं पर अगर आपका गैस रहेगा तो वो आपका कंप्रेस होगा, पूरा अच्छे तरीके से गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तरल वास्तविक तरल होते हैं, वास्तविक तरल होते हैं। पहली बात, तरल में हमने बताया था कि जो आपका फ्लूइड होता है वो आपका लिक्विड, किससे? लिक्विड और आपका गैस से मिलकर बना होता है, यानी कि द्रव और जो आपका दूसरी चीज होती है वो आपका गैस होता है। ये दो चीजों से आपके जो तरल होते हैं वो आपके होते हैं। इन दोनों को ही हम लोग तरल बोलते हैं। अगर इनको अलग अलग बोलना चाहें तो एक को लिक्विड बोल देंगे, एक को गैस बोल देंगे। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं बताया कि पृथ्वी में आपके प्रकृति में जितने भी प्रकार के तरल पाए जाते हैं उनको हम लोग वास्तविक तरल, यानी कि क्या बोलते हैं, आपके रियल फ्लूइड्स बोलते हैं। एग्जांपल ले लीजिए, वाटर, केरोसिन, ग्लिसरीन,
एयर, सी वाटर, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी, पेट्रोल, डीजल, ईटीसी। मैं कह रहा हूं कि जितने भी प्रकृति में पाए जाते हैं, किसी का भी आप नाम ले लीजिए, वो सारे आपके रियल फ्लूइड कहलाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो आपका आइडियल फ्लूइड आता है, क्या आता है? आइडियल फ्लूइड। इसमें मैं क्या क्या चीजें और बताया था नोट में। पहली बात, ये संपीड्य होते हैं, संपीड्य होते हैं, यानी कि ये कंप्रेसिबल होते हैं। दूसरी चीज, इसके अंदर विस्कोसिटी यानी कि श्यानता पाई जाती है, विस्कोसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विस्कोसिटी पाई जाती है, श्यानता पाई जाती है। जो तीसरी बात थी, इनके अंदर पृष्ठ तनाव पाया जाता है, इसके बीच पृष्ठ तनाव पाया जाता है, इनकी कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। क्या? इनकी कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, यानी कि इनके बारे में इतनी सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताया। क्या मैं बता, अब हम लोग बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन उनके अंदर पाए जाते हैं। तो आपके रियल फ्लूइड जो होते हैं प्रकृति में, वे सभी फ्लूइड होते हैं जो पाए जाते हैं, सभी प्रकृति में जितने भी फ्लूइड पाए जाते हैं रियल फ्लूइड कहलाते हैं। अगर वे रियल फ्लूइड हैं क्या है ही वो, तो वे संपीड्य होंगे, यानी कि उन्हें दबाया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, इनके अंदर विस्कोसिटी पाई जाएगी यानी कि श्यानता पाई जाएगी। तीसरी बात, इसके बीच आपका सरफेस टेंशन होगा, पृष्ठ तनाव होंगे। उसके बाद उनकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कुछ होगी। क्या होगी? उनकी कुछ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी। आई थिंक यहां तक की जो आपके रियल फ्लूइड क्या होते हैं वो समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपना जो आपका आइडियल फ्लूइड है। आइडियल फ्लूइड को समझाने से पहले मैं बता दूं कि जो आपका एक आइडियल फ्लूइड होता है, ये आपका एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है। क्या होता है? इमेजिनरी फ्लूइड होता है, जिसको हम क्यों बनाएंगे, क्या रीजन है हमें मानने का। तो मैं बताऊं कि इसको मानने का सबसे बड़ा जो रीजन है हमारे, ये है कि जो हम आपकी गणनाएं करते हैं वे हम रियल फ्लूइड के ऊपर करते हैं, आपका आइडियल फ्लूइड के ऊपर करते हैं। रियल फ्लूइड के ऊपर हम लोग गणनाएं नहीं करते हैं। जो भी गणनाएं हम लोग करते हैं वे हम आइडियल फ्लूइड के ऊपर करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि हमारा जो आपका आइडियल फ्लूइड है वो क्या होता है। आइडियल फ्लूइड, IDEA, आइडियल फ्लूइड, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो आदर्श तरल। क्या हो जाएगा? आदर्श तरल। ये क्या होते हैं? तो हम जानेंगे कि सबसे पहली बात मैं बोला कि ये जो हमारे फ्लूइड होते हैं ये क्या होते हैं? ये इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं, यानी कि काल्पनिक फ्लूइड होते हैं, काल्पनिक तरल होते हैं, जिनकी केवल कल्पना की जाती है, ये हमारे ब्रह्मांड में नहीं पाए जाते। क्या मैं बोला कि ये हमारे ब्रह्मांड में नहीं पाए जाते, ये काल्पनिक फ्लूइड होते हैं। दूसरी बात, इन्हें केवल अपनी गणनाओं के लिए माना जाता है। तीसरी बात, इनके अंदर कोई भी विस्कोसिटी नहीं पाई जाती है। ये क्या होते हैं? ये आपके असंपीड्य होते हैं, यानी कि इन्हें कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। तीसरी बात, इनके अंदर सरफेस टेंशन नहीं पाया जाता है। चौथी बात, इनका जो बल्क मॉडुलस होता है वो आपका इनका इनफाइनाइट होता है। तो मैं बता दूं कि ये जो आपका फ्लूइड है ये इमेजिनरी फ्लूइड है, क्योंकि फ्लूइड के अंदर सरफेस टेंशन पाया जाता है, पृष्ठ तनाव पाया जाता है हमेशा। इनके अंदर विस्कोसिटी पाई जाती है, बहुत ज्यादा नहीं, कम पाई जाती है, लेकिन पाई जाती है। तीसरी चीज, ये जो होते हैं ये संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे कि अगर आपका गैस रहेगा वो ज्यादा कंप्रेसिबल रहेगा, और अगर आपका उसी में लिक्विड रहेगा यानी कि द्रव रहेगा वो ज्यादा कंप्रेसिबल, वर्चुअली कंप्रेसिबल रहेगा, लेकिन आपका रहेगा।
तो जैसे रियल फ्लूइड में हम जो सारी चीजें बोले थे उसका उल्टा यहाँ पर बोल देंगे। हालांकि ये जो आपका आइडियल फ्लूइड है, ये आपके जो आपका ये ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, ये इस पर क्या एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग बोलेंगे कि यह एक काल्पनिक तरल है, यह एक काल्पनिक तरल है जिसे केवल गणितीय गणनाओं को सरल बनाने हेतु माना गया है। इसमें पहली बात जो आई, ये संपीड्य नहीं होते हैं, यानी कि ये कंप्रेसिबल नहीं होते हैं, ये संपीड्य नहीं होते हैं। दूसरी बात आई कि इनके अंदर श्यानता यानी कि विस्कोसिटी नहीं पाई जाती है। तीसरी बात, इनके अंदर पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता है। इनके अंदर पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन नहीं पाया जाता है। अगली बात, बल्क मॉडुलस, इनका बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होता है। पहली बात, आई थिंक ये चीज आप लोगों को जो आइडियल फ्लूइड और जो आपका दूसरा फ्लूइड था, आपका रियल फ्लूइड था, दोनों में आपको अंतर समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका आइडियल फ्लूइड है ये इमेजिनरी फ्लूइड होता है, इसी केवल गणितीय गणनाओं को आसान बनाने के लिए बनाया गया है, माना गया है कि ऐसा होता है। अब हम लोग इसके आगे जो आपके फ्लूइड है, न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, कौन कौन से? न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये मैं जो आपको न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, इनको मैं किस लिए पढ़ा रहा हूं, इनको इसमें जाएंगे तो अभी आप पाएंगे थिक्सोट्रॉपिक और आपका स्यूडोप्लास्टिक, इसमें टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट भी आते हैं। आपके पहले आप पढ़ेंगे आपका न्यूटोनिक फ्लूइड एंड फिर नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड। फिर नॉन न्यूटोनिक फ्लूइड में आपके आएंगे जैसे कि आपका टाइम डिपेंडेंट, टाइम इंडिपेंडेंट, मतलब कुछ लोग क्या कर रहेंगे, टाइम पर आधारित रहेंगे फ्लूइड, उनके गुण कुछ इस प्रकार रहेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका न्यूटोनिक फ्लूइड है इसके ऊपर बात करते हैं कि आपका न्यूटोनिक फ्लूइड क्या होता है। एंड न्यूटोनियन फ्लूइड ये आपके क्या होते हैं। हमारी टॉपिक है कि न्यूटोनियन फ्लूइड हमारे क्या होते हैं। तो हम जानते हैं कि हमें एक न्यूटन ने हमें ला दिया था, तो हम इसमें बोलेंगे कि वे तरल जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
वे फ्लूइड जो न्यूटन के विस्कोसिटी नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। यानी कि हमें जो न्यूटन ने हमें लॉ दिया था वो हमारा क्या था, टाउ प्रोपोर्शनल टू डी थीटा अपॉन डी टी। इसे हमने लिखा था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू आपका डी थीटा अपॉन डी टी। अब हम लोग डी थीटा के बराबर हम जानते थे कि डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई होता है। तो हमने लिखा था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू डी वाई। ये आपका नियम था। किसका नियम था? न्यूटन का नियम। इस कौन सा नियम? न्यूटन का श्यानता का नियम। तो हम लोग लिखेंगे कि वे तरल जो न्यूटन के श्यानता नियम का जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं उन्हें हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। तो लिखेंगे कि वे फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं उन्हें न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। कौन सा? न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। आई थिंक ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो अगर न्यूटोनियन फ्लूइड जो है वो आपका न्यूटन के नियम का पालन करता है तो आपका जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा वो क्या होगा? न्यूटन का नियम आपने जान लिया होगा कि न्यूटन के वे फ्लूइड जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, न्यूटन के श्यानता नियम का पालन करते हैं, उसे हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। न्यूटोनियन आपका न्यूटन का श्यानता नियम था टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। जहां पर टाउ आपका था शियर स्ट्रेस यानी कि कर्तन आपका प्रतिबल था, उसके बाद म्यू आपकी विस्कोसिटी थी, श्यानता थी या फिर डायनामिक विस्कोसिटी थी, जहां पर डी यू अपॉन डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट था। क्या था? डी यू अपॉन डी वाई आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट था। उसके बाद जो हमने बातें अब हम करेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या करेंगे? जो आपके नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होती हैं वो क्या होती है? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आगे हम लोग लगा देते हैं नॉन। क्या? नॉन लगा देते हैं। ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो बोलेंगे वे फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि वे फ्लूइड जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं उसे हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। बात खत्म। क्या? कि वे फ्लूइड या वे तरल जो न्यूटन के श्यानता नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। जब यह न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते हैं तो फिर यह किस नियम का पालन करते हैं? ये भी तो बात आई होगी आप लोगों के मन में। तो मैं बताऊं कि ये जो पालन करते हैं ये ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक हैं, उनके नियम का पालन करते हैं। तो आप कहेंगे उनके नियम का पालन तो करते हैं, हमें ये भी बताइए कि उनका नियम क्या है। तो हम लोग बोल सकते हैं
कि इनका जो नियम है टाउ इज इक्वल टू ए डी यू अपॉन डी वाई पावर में एन प्लस बी। क्या है? प्लस बी। जहां पर आपका टाउ जो है वो आपका शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, यानी कि हिंदी में बोले तो कर्तन प्रतिबल बोल दीजिए या फिर यहां पर कर्तन बल भी बोला जा सकता है। और डी यू अपान डी वाई आपके हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसे अगर हिंदी में बोला जाए तो वेग प्रवणता। क्या होता है? वेग प्रवणता। उसके बाद आपका जो ए एंड बी है ये आपके कांस्टेंट है। क्या है? ये हमारे कांस्टेंट है। n जो है ये आपका नंबर है, इंटीजर्स नंबर 1 2 3 4, आपके 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। और हमसे ये बताइए कि कौन सी स्थिति आएगी कि जो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होगा वह आपका न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। अगर हम बोल दें कि इस फार्मूले में ए की जगह पर म्यू रख दिया जाए और n के जगह पर आपका 1 रख दिया जाए और b के जगह पर आपका 0 रख दिया जाए, तो उस स्थिति में आपका टाउ बराबर ए आपका है, ए की जगह पे हमने म्यू रखा, आपका डी यू अपान डी वाई इसको हमने रहने दिया, पावर में हमने 1 किया क्योंकि हम बोले थे कि n बराबर 1 रखते हैं, और प्लस b बराबर आपका 0, यानी कि इधर कुछ है। तो ये आपका फार्मूला, ये तो आपका न्यूटन का विस्कोसिटी लॉ निकल गया। तो इस स्थिति में ये हमसे एसएससी जेईई एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड किस स्थिति में न्यूटोनियन फ्लूइड हो जाता है। तो वहां पर आपका ऑप्शन दिया रहता है कि n बराबर आप क्या करेंगे, म्यू रख देंगे, आपका a बराबर म्यू रख देंगे, n बराबर 1 रख देंगे, b बराबर 0 रख देंगे। तो इस स्थिति में होगा कि नहीं होगा? वहीं पर आपका b बराबर a दे देगा, आपको a बराबर b दे देगा, n बराबर 2 दे देगा। तो हमें जो सही होंगे उसको बताना होगा। सही कौन सा होगा? जब हम a बराबर म्यू रख देंगे, n बराबर 1 रख देंगे, b बराबर 0 रख देंगे, उस स्थिति में आपका जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है वो आपका न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा, यानी कि आपका न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाएगा। आई थिंक यहां तक की जो आपको चीजें हैं वो आप लोगों को अच्छे तरीके से दिमाग में घुसी होंगी, समझ में आई होगी एक एक चीजें आप लोगों को। अगर किसी भी जो भी मैं आपको पढ़ाया हूं उसमें किसी भी चीज में अगर आप लोगों को डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो में क्या करूं उसको मैं अच्छे तरीके से समझा सकूं। सो दैट मैं क्या करता हूं, विदाई लेता हूं। जय हिंद दोस्तों।